मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जी। तो अगर दलित टीचर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वाइस चांसलर करे, प्रिंसिपल करे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करे, तो क्या इस एक्ट में वो भी कवर्ड है? मेरा ख्याल है वो कवर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। पॉजिटिव एस्पेक्ट इस एक्ट का ये है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए ही है कि निगेटिव एस्पेक्ट को प्रोटेक्शन देना है जो मैंने बताया है। जैसे आप भी अपने भाषण में कहते रहते हैं कि समाज की जो गंदापन है ना, कास्ट और अनटचेबिलिटी, ये सामने लाना नहीं चाहते, उनको उससे परेशानी होती है। 2012 के रेगुलेशन में फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किए थे कि भी कौन सी बिहेवियर स्टूडेंट की या टीचर की या एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी। 12,000 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, वो नहीं कवर होगी। 23 IITs नहीं कवर होगी और 21 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं कवर होगी। तो ये तो पहली लिमिटेशन है इसकी कि जल्दी में इनके ऊपर प्रेशर आया तो इन्होंने किया, तो इंस्टीट्यूशन को डिफाइन नहीं किया। इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना चाहिए। मैं यूजीसी को लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है इसके ऊपर सजेशन करने के लिए। उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट लाई है, इसके बावजूद भी कि हमने क्रिटिसाइज किया और थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया उसमें, इसके बावजूद भी इसमें बहुत कमियां हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहले सवाल का आपकी जवाब यही है कि ये बैकग्राउंड है कि डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन चलते रहा है एक्ट होने के बावजूद भी, और उसका असर हमारे बच्चों के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कुछ हद तक ओबीसी के लड़कों को भी हो रहा है। दलित लड़कियों को जिस तरह से हरेस किया जाता है, ह्यूमिलेटेड किया जाता है, उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा, उसको मैं कोट कर रहा हूँ कि उनको इस तरह से कहते हैं कि आप कोटे से है या कोठे से है। भारत में शिक्षा, शासन, व्यवसाय सबका एक जातीय चरित्र रहा है। अभी एक किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका नाम है अंबेडकर और शिक्षा का सवाल। बाबा साहब ने बार-बार ये बात कहा है अपने भाषणों में, लेखन में, कि शिक्षा दो-धारी तलवार है। किसको कैसे शिक्षा दिया जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि शिक्षा का इस्तेमाल क्या होगा। अगर अच्छे आदमी को शिक्षा दिया जाए तो डेमोक्रेटाइजेशन होगा, बुरे आदमी को दिया जाए तो वो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता है। अभी हाल ही में 2026 यूजीसी एक्ट आया है। उसके पहले 2012 का एक्ट था, और विश्वविद्यालयों में जब से एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ, तब से जातीय भेदभाव, दमन आम बात रही है। छात्र के साथ होता रहा है, कर्मचारी के साथ होता रहा है, अब तो ऐसा है कि शिक्षकों के साथ भी हो रहा है। और जम्मू के एक प्रोफेसर ने सुसाइड की, बेंगलोर से कई प्रोफेसर ने प्रोटेस्ट लिखा, और लगातार हम लोग इस पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। रोहित बोमला याद हुआ, उसके बाद देश भर में एक तरह से हंगामा मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने एक नया गाइडलाइन तैयार किया है। यूजीसी एक्ट 2026 लागू हो चुका है। हमारे साथ आज प्रोफेसर सुखदेव थोरट साहब हैं, और मैं बता दूं कि जाने-माने इकोनॉमिस्ट, स्कॉलर हैं, और यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं। और 2007 में एम्स में जातीय भेदभाव को लेकर प्रोफेसर सुखदेव थोरट कमेटी बनी थी, जिसके रिकमेंडेशन पर एक्ट बना था। और 2006 से 11 तक थोरट साहब यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं। जेएनयू में उन्होंने पढ़ाया है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, राइटर हैं, ऑथर, एडिटर, एवरीथिंग। चलते हैं थोरट साहब के पास और सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी फाइंडिंग एम्स में क्या थी, 2012 का एक्ट क्या था, और ये जो नया एक्ट आया है, इसमें किस तरीके से इन्हांसमेंट है, बढ़ोतरी है, क्योंकि लगातार जातीय भेदभाव यूनिवर्सिटी में बढ़ रहे हैं। और पिछले 5 साल का आंकड़ा है कि 118% वृद्धि हुई है, और इस बार के एक्ट में ओबीसी को भी शामिल किया गया है। चलते हैं थोरट साहब के पास और पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। जय भीम सर। अच्छा जी, नमस्कार, जय भीम। शुक्रिया आपने बुलाया, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जी। आपने अच्छे सवाल रेज की है डिस्कशन के लिए कि 2012 के जो रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर निकाले, जिसका नाम है इक्विटी इन हायर एजुकेशन और प्रोमोटिंग इक्विटी इन हायर एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका स्वरूप क्या है, और उसमें जो बदलाव अभी 2025 में यूजीसी ने लाए हैं सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद, उसमें उसका स्वरूप क्या है।
तो ये 3 मुद्दे पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो मैं, जो आपने पहला सवाल पूछा कि 2012 का जो रेगुलेशन आए हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, और आपने उसमें जिक्र किया है कि 2008 में मैं जब यूजी का चेयरमैन था तो कमिटी बनी थी, और उस कमिटी ने पहली बार एक सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कैसे होता है ये कैप्चर करने की कोशिश की। वो जो रिपोर्ट बनी थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की डिस्क्रिमिनेशन की, उसका बैकग्राउंड यही था कि लगातार 2 लड़कों ने सुसाइड किया था। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हेल्थ के, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें एक तरीके से परसू किया कि मैं वो स्टडी करूं। बड़ी मुश्किल से की, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन बहरहाल उसमें से ये निकल आया है कि डिस्क्रिमिनेशन इज फेयरली सिग्निफिकेंट इन ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और उसमें उसका स्वरूप ये था कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, और शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट का डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद स्टूडेंट टीचर का होता है, टीचर जो हाई कास्ट के वो करते हैं, और कुछ हद तक कुछ समय एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है। और उसके स्पीयर भी हमने आइडेंटिफाई किए कि एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, क्लासरूम में भी डिस्क्रिमिनेशन है, हॉस्टल में है, सेग्रीगेशन है, हरासमेंट है बच्चों का। उसमें पाया गया था कि कपड़े बंद कर दिए थे जो शेड्यूल कास्ट के लड़के हाई कास्ट की विंग में रहते थे। उसके बाद खेल में है, कल्चरल फंक्शन में, खेल में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन है ही नहीं, कल्चरल फंक्शन में नहीं है। जो मॉनिटर होते हैं क्लास में, जिनको इन्फॉर्मेशन टीचर से मिलती है एक्स्ट्रा क्लासेस की या कुछ, वो सही तरीके से नहीं देते। उसके बाद टीचर के बारे में काफ़ी सामने आया कि जो लैब लेबोरेटरी है उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है तो फिर पूरी तरह उनके तो ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन पाया गया वो इवैल्यूएशन में पाया गया कि जितना उनको मिलना चाहिए मार्क्स उतने नहीं मिले। ये सारे फॉर्म्स हमने वो कोशिश 50 लड़के थे उस वक्त, उसके 50% बच्चे को लेके हमने किया था। IMS ने माना नहीं उसको, उनको बड़े ह्यूमिलेटेड फील हुए वो, लेकिन फाइनली थोड़ा बहुत कुछ हुआ। मुझे याद है कि 1 साल के बाद फिर दोबारा डेका जब डायरेक्टर बने ना, डेका ने मुझे दोबारा कहा कि आप आइए। मैंने कहा भैया पहला रिपोर्ट आपने एक्सेप्ट नहीं किया और दूसरे रिपोर्ट के लिए मुझे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि और एक सुसाइड हो गया है। तो ये हालत थी, और मेरा ख्याल है इसको बहुत विजिबिलिटी मिली। उसके बाद JNU में सुसाइड हुआ, तो उसके चलते हाँ, उस वक्त आए थे कपिल सिब्बल साहब जो लॉ के आदमी है, उनको उसका इम्पोर्टेंस महसूस हुआ और उन्होंने इनिशिएटिव लिया हमारे कहने पे कि हमने उनको कहा था कि इसमें कुछ करिए आप। तो उन्होंने UGC को इनफैक्ट डायरेक्शन दिया, तब तक मेरी टर्म खत्म हो गई थी, और डायरेक्शन दिया कि इसके लिए रेगुलेशन बनाइए। और मुझे फिर उनके OSD का फोन आया कि आप कह रहे थे आप बना के भेज दीजिए, तो मैंने ड्राफ्ट बनाया था। उसमें नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट के लोग थे जिन्होंने भी किया। तो जो 2012 का ड्राफ्ट है वो हमने काफी हद तक बनाया, और वो मेरा ख्याल लागू हुआ। और वो लागू होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का इशू रहा। अब सवाल यह है कि वो रेगुलेशन होने के बावजूद भी एट्रोसिटीज और सुसाइड की केसेस बढ़ती रही। लिटरेचर आया, मैं जब ICSA का चेयरमैन था और ये इशू थे, तो मैंने एक स्टडी बनाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ 15-16 लाख देके मैंने कहा भैया आप लार्जर स्केल पे करो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। उन्होंने की, उसमें भी वही डिस्क्रिमिनेशन सामने आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है रतन लाल जी, मैं आपको बताऊं कि जब मुंबई IIT में सुसाइड हुआ, सोलंकी नाम का एक लड़का था, और पायल तगड़ी भी थी जो उसका भी हुआ था, लेकिन सोलंकी के इसमें उन्होंने IIT के स्टूडेंट बड़ी वहाँ एक्टिव थे, तो उन्होंने 3-4 सर्वे किए वहाँ पर। तो IIT मुंबई ने जो सर्वे किए उसमें ये निकल आया कि बहुत ही बुरी हालत थी। उसमें जो नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में थोड़ा सा बता दूं कि उसमें उन्होंने सर्वे किए और कॉन्फिडेंशियल सर्वे किए, जिसमें पाया कि बहुत ही हरासमेंट होता है, और उसका नेचर जो है
कोटा स्टूडेंट कहलाते हैं उसको, उनकी ग्रेड समझने की कोशिश करते, और उससे उनको गिल्ट फील हो जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कमेंट करते थे, अलग डाइनिंग हॉल में अलग सीटिंग है, प्राइवेट मेस है तो उसमें फिर मेस में भी सेग्रीगेशन आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कास्ट स्लर जो है वो बहुत है, और उसमें से ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 25% of the students suffer from psychological health problem because of this harassment, humiliation, condemnation. और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं उससे उसकी सीरियसनेस समझ आएगी हमको कि लड़कियों के, दलित लड़कियों को जिस तरह से हरेस किया जाता है, ह्यूमिलेटेड किया जाता है, उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, कि उनको इस तरह से कहते हैं कि आप कोटे से है या कोठे से है, आर यू फ्रॉम कोटा और फ्रॉम कोठा। So this is the kind of level that the high caste student possess and humiliate the scheduled caste. तो वो सारा चलते रहा है, और साथ में जो मुझे लगता है वो 2012 का कोई ये नहीं किया है, इम्प्लीमेंटेशन कोई सही तरीके से नहीं किया है, इसलिए वो तीनों माँ है जो है, सोलंकी की माँ और विमला की माँ और तागी की माँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की थी, और दिशा वाडेकर ने उसको लिया, और उन्होंने इतना ही कहा कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करो। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्टिव दिया कि भाई इसको आप बताइए हमें कैसे आप लागू कर रहे हैं। तो उस वक्त यूजीसी ने इनिशिएटिव लिया, वो क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं बताने के लिए, उन्होंने फिर क्वेश्चनर कॉलेज को भेजी कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की केसेस है या नहीं, और कुछ रिस्पॉन्स आए, उस बेसिस के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये कहा कि हम आप ये एक्ट को रिवाइज करना है, और वो रिवाइज फॉर्म में एक्ट आया। पहले जब वो उन्होंने उसको लाया था, वो तो बहुत ही ऑब्नॉक्सियस एक्ट था, मैंने हिंदुस्तान टाइम में आर्टिकल लिखा था, तो उसके चलते मेरा ख्याल है उन्होंने फिर कुछ चेंज किया है, लेकिन अभी भी कमियां है। तो पहले सवाल का आपकी जवाब यही है कि ये बैकग्राउंड है कि डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन चलते रहा है एक्ट होने के बावजूद भी, और उसका असर हमारे बच्चों के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कुछ हद तक ओबीसी के लड़कों को भी हो रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो एक्ट है जो 2025 का, इसमें और 2012 में क्या फर्क है, और कितना ये सही है। 2012 का एक्ट जो बनाया था वो, क्योंकि उसमें कपिल सिब्बल साहब इन्वॉल्व थे और सुनील कुमार वो भी लॉ के आदमी थे, वो एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने अच्छी तरह बनाया, और हमने उनको फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी दे दिए बेस्ड ऑन द स्टडी। तो वो एक्ट जो है वो ये कहता है कि भाई उन्होंने फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए, उन्होंने कहा कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको वो सब्जेक्ट टू पनिशमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी। उसमें फिर उन्होंने पनिशमेंट की तो प्रोविजन की, लेकिन साथ साथ फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर बनाया, और उसमें फिर जिसको भी डिस्क्रिमिनेशन फील होता है वो रिटर्न में कंप्लेंट कर सकते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर को। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर सुमोटो भी डिसीजन ले सकता है या कमेटी बिठा के फिर उसको ले सकता है। ये प्रोविजन थी, और मेरा ख्याल है लगभग 21 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमने उसमें दिए थे। उसका एक इशू ये भी है रतनलाल जी की, हमारे पास अनटेचेबिलिटी एक्ट है 55 का, जिसको रीनेमिंग किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, और एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें प्रोविजन एजुकेशन की स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ एडमिशन से ताल्लुकात एक प्रोविजन है। तो इसलिए जरूरी था कि 2012 में एजुकेशन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी हम लिस्ट बनाए, वो हमने बना दी। अब ये इस रेगुलेशन को कुछ पूरी तरह अच्छी तरह लागू किया ही नहीं है। मैं बहुत बार गया हूँ, मुझे लगता है जनरल यूनिवर्सिटी में मैं एक बार गया तो दीवार पे लिखा हुआ था कैश की जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजन है और फिजिकली हैंडीकैप की है। और मैंने उसको रजिस्ट्रार को पूछा, मैंने कि भैया 2012 के रेगुलेशन भी है इक्विटी के, उसको अंदाजा ही नहीं था। आईआईटी में जब मुंबई आईआईटी में जब वहाँ सुसाइड हुआ और बच्चों ने मुझे भाषण के लिए बुलाया और मैं गया और भाषण दिया, तो उन्होंने मेरी मीटिंग डायरेक्टर के साथ की, और उनको मैंने पूछा कि रेगुलेशन के बारे में आप जानकारी है, तो उन्होंने कहा नहीं,
So you can imagine that is the level of implementation of 2012. तो वो जो 3 मदद गई है वो सही थी। एक तो ये है। अब दूसरा ये है कि इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट लाई है, इसके बावजूद भी कि हमने क्रिटिसाइज किया और थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया उसमें, इसके बावजूद भी इसमें बहुत कमियां हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूं। वो कमियां ऐसी है, पहली तो ये है कि डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लैरिटी नहीं लाई है। जब हम मुझे IIT दिल्ली में वहां सुसाइड होने के बाद भाषण के लिए बुलाया था और मैं गया और डायरेक्टर के साथ बात हुई और डीन के साथ बात होगी, तो उन्होंने कहा हमें ये लगता है कि 2000 रेगुलेशन IIT को लागू नहीं है। मेरा ख्याल है वो टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कहने में कुछ सच भी था कि जो डेफिनेशन दी है 2025 में एक्ट में, अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि इसमें कौन सी इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो कहा है, लेकिन उसके बाद उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि जो यूजीसी के दायरे में आती है वो कवर होगी। एक तो 2F रूल है कि सारी कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग होती है यूजीसी के बाद, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और दूसरा होता है 12B कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिचुएशन अच्छी है तो उनको ग्रांट में एलिजिबिलिटी होती है। इसमें एक तरीके से IIT, IIM एंड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से एक्सक्लूड किया और अभी भी क्लैरिटी नहीं है उसमें। अब मैं आपको बताऊं कि IIT जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट है 1961 का, उसके तहत वो सेटअप होती है। वो यूनिवर्सिटी है नहीं, उनको डिग्री अवार्डिंग राइट है सिर्फ। तो इसका मतलब वो सही है एक तरीके से कि यूजीसी ने जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया है उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसी तरह का मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट भी अलग एक्ट के तहत सेटअप हुआ है और वो भी पार्लियामेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तहत हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है जो 3 तरह की डिग्रियां देती है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा देती है। एक तो पॉलिटेक्निक्स है और दूसरा टीचिंग ट्रेनिंग है और तीसरा नर्सिंग है। इसकी भी संख्या काफी है और इसके बारे में भी वहाँ जिक्र है नहीं। मैं आपको स्टैटिस्टिक दे दूं ताकि आपको उसका अंदाजा थोड़ा सा आ सके कि कितना बड़ा सेक्शन हायर एजुकेशन का एक्सक्लूड किया जा रहा है इस एक्ट की। हमारे यहाँ 1168 यूनिवर्सिटीज है, वो तो कवर होगी। उसके बाद 45,473 कॉलेजेस हो गए, वो भी कवर होंगी। लेकिन 12,000 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है, वो नहीं कवर होगी। 23 IITs नहीं कवर होगी और 21 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं कवर होगी। तो ये तो पहली लिमिटेशन है इसकी कि जल्दी में इनके ऊपर प्रेशर आया तो इन्होंने किया, तो इंस्टीट्यूशन को डिफाइन नहीं किया। इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना चाहिए। मैं यूजीसी को लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है इसके ऊपर सजेशन करने के लिए। ये पहला डिफेक्ट है इसमें। रतनलाल जी, दूसरा और बड़ा सीरियस डिफेक्ट जो है वो ये है कि 2012 के रेगुलेशन में फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किए थे कि कौन सी बिहेवियर स्टूडेंट की या टीचर की या एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन तो अच्छा किया है। डिस्क्रिमिनेशन को जो डिफाइन किया वो यूनाइटेड नेशन की जो प्रोविजन है, एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और वो उन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट से भी दिया है। लेकिन 2012 में सारे डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म वहां हमने दिए थे। वो एडमिशन में है, रिजर्वेशन पॉलिसी के ताल्लुकात है, फीस से जुड़े हुए है, क्लास की बिहेवियर के है, हरेसमेंट है, डेरोगेटिव रिमार्क है, वर्बल अब्यूज है। मैं वो सारा इंडिकेट नहीं करूंगा। रेगिंग के भी है, कास्ट रिलेटेड रेगिंग जो है वो, ये सारे लगभग 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसमें दिए थे। क्योंकि वो बड़े डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा पेचीदा मसला है कि बहुत ही बुरी हालत में रहता है। कंडेमिनेशन, हेट्रेड, प्रेजुडिस, लुकिंग डाउन अपॉन और इमोशनली हर्ट करना, ये सारी बातें होती है। तो इसलिए उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। इस 2025 एक्ट में क्या किया है कि इसको सारे को निकाल दिया और क्या कहा है, एक सेंटेंस दिया है। मैं सुनाता हूँ आपके लिए। उन्होंने लिखा है
वो जो इक्विटी कमिटी है वहाँ वो उसमें उन्होंने बिठाई है, उसका काम क्या होगा वो कमिटी तय करेगी। That is to prepare and disseminate an illustrative list of the act that shall be constituted as discrimination। बताइए वो जो वहाँ उसमें जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया, पहले तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर था, अभी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल ऑफिसर है, उसका नाम अलग दिया हुआ है, और वो इक्विटी कमेटी फॉर्म करेगा जिसके वाइस चांसलर भी चेयरमैन है और भी लोग हैं। वो तय करेंगे कि कौन से फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर जो है उसको विल कॉन्स्टिट्यूट द डिस्क्रिमिनेशन। अब बताइए उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या नॉलेज है कि अनटचेबिलिटी से ताल्लुकात और कास्ट के ताल्लुकात कौन से फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है स्टूडेंट के और टीचर के और एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिस्क्रिमिनेशन माने जाएंगे। पहली तो ये बात है। दूसरी बात है उन्होंने लेट डाउन भी किया है, कुछ तरह करेंगे तो बच्चों को बड़ी परेशानी होगी कि क्या उनके जो ह्यूमिलेशन होता है होते रहता है उसको उनको मालूम नहीं होगा कि कौन सा फॉर्म जो है वो उसमें कवर होता है या नहीं। तो मेरा ख्याल है दिस इज ये मेजर डिफेक्ट एंड मेरी अपनी समझ है दिस इज हैज बीन डन ऑन पर्पस। जैसे आप भी अपने भाषण में कहते रहते हैं कि समाज की जो गंदापन है ना, कास्ट और अनटचेबिलिटी, ये सामने लाना नहीं चाहते, उनको उससे परेशानी होती है। और आपने देखा होगा कि करिकुलम में अंबेडकर साहब के कोर्स वर्क, अनटचेबिलिटी, दलित पैंथर, ये सारा बहुत सारा निकाल दिया है, कास्ट से ताल्लुकात निकाल दिया है, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हीं का ही क्रिएशन है लेकिन वो टॉलरेट कर नहीं पाते। तो इनको कोई रीजन नहीं था, क्योंकि 2012 के एक्ट में यदि आपने 28 फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए है उसको निकालने का कोई कारण नहीं था। तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट इसमें है जो वो एक तरीके से छुपाने की बात कर रहे हैं। ये एक मसला है। दूसरा जो है जो लिमिटेशन है वो ये है कि इन्होंने इक्विटी कमेटी बनाई है। जब भी लड़का कोई एप्लीकेशन देगा तो इक्विटी कमेटी के पास चले जाएगा। उसके एक ऑफिस चेयरमैन वाइस चांसलर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज के प्रिंसिपल है। बताइए कि एप्लीकेशन आने के बाद, ये किसी भी लॉ में ये बैठता नहीं है, एप्लीकेशन आने के बाद जब वो एप्लीकेशन कमेटी के सामने जाएगा तो उसमें वो कमेटी तय करेगी वो सही है गलत है, और फिर वो रिकमेंड करेंगी। फिर उसमें प्रोविजन है कि वो रिकमेंड करेंगी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट पनिशमेंट। अब बताइए वाइस चांसलर जो है कमेटी में है वही डिसीजन लेगा कि ये सही या नहीं, और वही डिसीजन फिर वाइस चांसलर को कम्युनिकेट किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल वहां कमेटी में भी रहेंगे और डिसीजन भी देंगे। ही विल बी सिटिंग एट बोथ साइड ऑफ द टेबल। अब ये बिल्कुल सारासार इलीगल है। तो इसमें ये सर, अगर प्रिंसिपल के खिलाफ ये एलिगेशन हो किया था तो मैं दोबारा इनको लिखूंगा कि भाई इस तरह की ये जो वाहद डिसीजन है ये मत करिए, उसमें निकाल लीजिए आप। अच्छा 2012 में नहीं था, 2012 में कमेटी थी नहीं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर था। वो चाहे तो कमेटी बनाए लेकिन कमेटी में वीसी नहीं इन्वॉल्व होते। वो कमेटी बनेगी, अपनी रिपोर्ट देंगी और वीसी को या कॉलेज के प्रिंसिपल को देंगी। सो फिर वीसी जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो या अपने लेवल पे डिसीजन ले ले जो रिकमेंडेशन आई है। तो वो एक मिस्टेक इसमें सीरियस है। दूसरा ये है कि जो इक्विटी कमेटी है जो कंप्लेंट एंटरटेन करेगी और डिसीजन लेगी, उसमें SC ST OBC का कोई ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन, ये कहा है। मुझे लगता है कम से कम 50% जो मेंबर है वो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के और OBC के होने चाहिए। तो ये तो इनकी लिमिटेशन है। लास्टली जो है जो क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही है, और मैं फिर रुक जाऊंगा, चर्चा कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लगातार ये मांग रहे हैं कि भाई आप विमुला एक्ट बनाइए और उसको डिस्क्रिमिनेशन की जो एक्ट है उसको क्रिमिनल एक्ट आप कंसीडर करिए, सिविल मत करिए। सिविल का मतलब होता है एक तरीके से फाइन,
एडमिशन डिसकंटिन्यू करना, एक सेमेस्टर पे करना, इस तरह की परमिशन होती है, लेकिन जेल नहीं है उसमें। क्रिमिनल एक्ट में जेल है। रेगिंग जो एक्ट हमने बनाया था, मैं भी था उसमें रेगिंग हैज बीन स्टॉप्ड। दैट इज आवर सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया, that ragging has been reduced to a minimum level simply because ragging has been made a criminal act. The principal can directly register the case with the police. अच्छा, इसमें वो डिमांड कर रहे हैं रोहित वेमुला के, और मेरा ख्याल है मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपकी सरकार ने, कर्नाटका सरकार ने, मैंने रिकमेंड किया था, मेरा कमीशन बैठा था कर्नाटका ने, एजुकेशन कमीशन जिसका मैं चेयरमैन था, 1.5 साल तक हमने काम किया, रिकमेंडेशन की, और उन्होंने रिकमेंडेशन कुछ एक्सेप्ट भी की है। बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है कि उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन की 3 साल की डिग्री रहेंगी, 4 साल की नहीं रहेंगी। कोई कारण नहीं कि 4 साल की बैचलर डिग्री हो। तो कर्नाटका इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच हैज ए 3-year बैचलर प्रोग्राम एंड नॉट ए 4-year डिग्री। और भी फिर करिकुलम फ्रेमवर्क भी बिल्कुल बदला है, जो ब्राह्मणिकल उसके ऊपर प्रभाव है वो सारा निकाल के अलग करिकुलम फ्रेमवर्क किया। लेकिन अब उन्होंने और एक डिसीजन ली है कि वेमुला एक्ट को लागू करेंगे। हमने रिकमेंडेशन किया था, उसका ड्राफ्ट भी बनाया था। तो उन्होंने, मिनिस्टर ऑफ लॉ ने जूम पे एक मीटिंग की, मुझे बुलाया, तो वहां वेमुला एक्ट आएगा जिसके तहत डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी ट्रीटेड नॉट ओनली ए सिविल एक्ट बट आल्सो ए क्रिमिनल एक्ट which entitle 2 साल की उसमें जेल में भी सजा भी है। इसमें जो है, इसमें दिया तो है, प्रोविजन है, लेकिन कंफ्यूजन है। वो ये कह रहे हैं कि जब भी एप्लीकेशन आएगा तब हम, वो प्रिंसिपल देखेगा, वाइस चांसलर देखेगा कि इसमें क्रिमिनल एंगल है या नहीं। यदि है तो फिर पुलिस के साथ रजिस्टर करेगा और अपनी भी इंक्वायरी करेगी। तो इसमें ये मेरा ख्याल है क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। इसका ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट इस एक्ट का ये है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए ही है कि निगेटिव एस्पेक्ट को प्रोटेक्शन देना है। जो मैंने बताया है, वो पॉजिटिव ये है कि उन्होंने बहुत सारे मेजर सेंसिटाइजेशन के लिए किए हुए हैं, सेंसिटाइजेशन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर। और फिर उन्होंने प्रोग्राम भी बनाया है, वो रिपोर्ट भी बनाएंगे, और इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन स्क्वाड पे रिकमेंडेशन की है। किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे और उनका ये रोल होगा कि वो कैंपस में घूमेंगे फिरेंगे जहां सस्पेक्टेड होने की संभावना है। तो पॉजिटिव मेजर बहुत दिए हैं, वो आई थिंक वो होने चाहिए, सराहना करनी चाहिए उसकी। लेकिन ये जो बातें मैंने बताई है आपको कि एक जो है कि it exclude the major sector of the higher education, IITs, IIM, standalone institution. Second, that it exclude naming the forms of discrimination, और इसकी वजह से लड़का जो है बिल्कुल अंधेरे में रहेगा। तीसरा जो है, जो कमिटी है उसमें जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दोनों साइड पे है, डिसीजन लेने में भी है और फाइनल पनिशमेंट डिसाइड करने में भी है। ये जो लिमिटेशन है मेरा ख्याल दूर होनी चाहिए, तो उससे कुछ फायदा होगा। और क्लियरली थोड़ा सा क्रिमिनल एंगल जो है उसका वो भी मेंशन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ही एलिगेशन हो तो उस स्थिति में क्या होगा? दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें टीचर भी शामिल है? सिर्फ स्टूडेंट के लिए है कि टीचर के लिए भी? टीचर के साथ भेदभाव होता है तो क्या है? नहीं, अच्छे सवाल पूछे, मैं भूल गया आपको। उसमें प्रोविजन ये है कि यदि डायरेक्टली एलिगेशन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से है तो उसके लिए अलग से कमेटी बनाई जाएंगी जिसके साथ वो जुड़े नहीं रहेंगे। और दूसरा हिस्सा है कि जो रिकमेंडेशन आएगी वो विल गो टू द ऑफिसर अबाउट द वाइस चांसलर। तो मेरा ख्याल है चांसलर के पास जाएगी या प्रेसिडेंट के पास जाएगी, वो एक प्रोविजन है। और दूसरा आपने क्या कहा था सर, आप भूल गया मैं, दूसरा मुद्दा क्या था? टीचर के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो वो भी इसमें कवर्ड? टीचर के साथ भी कवर्ड है उसमें। टीचर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। और उसमें जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट एज पर दी यूजीसी रूल या डीओपीटी के रूल जो हो गए एडमिनिस्ट्रेशन को लागू होते, टीचर के लिए यूजीसी के रूल जो है वो उसको लागू होंगे। तो इसमें टीचर भी कवर है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कवर है, लेकिन टीचर के लिए ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है। हमने उसमें सारा दिया था। देखिए ना, 2012 का रेगुलेशन आप देखेंगे, उसमें एडमिशन, इवैल्यूएशन, इंटरव्यू
क्लासरूम में टीचिंग, ये जो सारे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, और ये उन्होंने नहीं दिए, इससे पता ही नहीं चल रहा कि टीचर के ताल्लुकात कौन-कौन से फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होंगे। तो काफ़ी नहीं, वहाँ नहीं, क्लैरिटी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जी। तो अगर दलित टीचर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वाइस चांसलर करे, प्रिंसिपल करे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करे, तो क्या इस एक्ट में वो भी कवर्ड है? मेरा ख्याल है वो कवर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये बात है। टीचर स्टूडेंट के साथ करता है, तो उसके लिए हाँ, प्रोविजन है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल कास्ट टीचर है, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के साथ टीचर के साथ करता है, तो वो प्रोविजन है नहीं। वो मेरा ख्याल है एट्रोसिटी एक्ट में आएगी सीधा-सीधा। आई मीन टीचर इज फ्री टू रजिस्टर ए केस, या यूनिवर्सिटी को बाय चांस को लिख सकती है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है नहीं, जो आपने कहा है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं है, वो अपना एट्रोसिटी एक्ट के तहत ले सकता है या वाइस चांसलर को डायरेक्टली लिख सकता है। ये इट इज हेवीली फोकस ऑन द स्टूडेंट, but even it is silent and not very clear about the teachers discrimination against the scheduled caste student, administrator discrimination against the scheduled caste, scheduled tribe और ओबीसी स्टूडेंट, इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए ही नहीं है। वो सारा हमने जो 2012 का रेगुलेशन देखेंगे, वो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में है। Everything related to admission, evaluation, laboratory and all that, that's directly related to the teacher. चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत सारी क्लैरिटी हुई। दोस्तों, पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। सतर्कता बहुत ज़रूरी होता है, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। तो सतर्क रहिए, असर्ट करिए। अपने जहाँ भी काम करते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, कम से कम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इतना गट्स होना चाहिए कहने के लिए कि नो, अब नहीं, हाउ डेयर यू, ये कहने की ताकत, हौसला अपने बच्चों में ज़रूर सिखलाइए। थोराट साहब थे, विस्तार से उन्होंने बात की। इनकी 2 किताबें अभी आई हैं। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो एक-एक करके दोनों किताबों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। Thank you very much.